हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं ये क्या बताता है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन दी है A + B दैट गिव्स सम प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आपको याद क्या रखना है कि हमें कंसंट्रेशन किसकी लेनी है? केवल रिएक्टेंट्स की लेनी है। तो जब हमने इसे अप्लाई किया तो इस रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए और बी की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड दिए होंगे सबकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमें लिखना होगा। तो हमने इस प्रोपोर्शनल के साइन की जगह लगाया है एक कांस्टेंट स्मॉल के, और स्मॉल के की यहाँ पे जो नाम है वो है वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर कहते हैं उसे रेट कांस्टेंट। अब लॉ ऑफ मास एक्शन का जो यूज़ है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन A + B रिवर्सिबल C + D है। हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इस वाले रिएक्टेंट के बराबर होगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इनके कंसंट्रेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड रिएक्शन है तब रिएक्टेंट कौन बन जाएंगे? ये बन जाएंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन। अब हमने यहाँ K1 यूज़ किया क्योंकि हमने इसे R1 माना। तो K1 A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन, देन R2 बैकवर्ड के लिए माना है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन। दैट मीन्स R2 इज इक्वल्स टू K2 C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन। अब इक्विलिब्रियम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होता है वो बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि ये दोनों चीज़, एक ये और एक ये दोनों चीज़ बराबर हो जाएंगी। तो हमने दोनों की वैल्यूज़ रख दी, K1 AB एंड K2 CD। देन हमने किया क्या? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, K1/K2 और ये A और B को ले गए C और D के नीचे। तो ये K1/K2 बराबर हुआ CD/AB। अब ये जो हमने K1/K2 लिखा है ये क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ, तो K1 और K2 के रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं Kc, और Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो Kc बराबर हुआ C और D, यानी कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो। तो Kc को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि Kc कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब है कि जितने भी मोल्स लिए हो हम उसे लगा देते हैं पावर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C + D। तो इसका Kc कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर प्रोडक्ट की और नीचे रिएक्टेंट। ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब है जो ये आगे चीज़ दी हुई है ये, कि कितने मोल्स हम उसके ले रहे हैं। तो C के ऊपर लगाएंगे उसकी पावर, D के ऊपर D की पावर, A एंड B। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब होता है जितने भी मोल्स हमने उन सब्सटेंसेस के लिए हुए हैं उसे हम पावर में चढ़ा देते हैं। तो यही होता है Kc। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को हम थर्मोडायनेमिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर मान लो कोई रिएक्शन है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है A B C एंड D। अब ये जो छोटा A B C और D है ये क्या बता रहा है कि कितने मोल्स इस सब्सटेंस के हमने लिए हैं। तो जो टोटल फ्री एनर्जी होती है रिएक्टेंट्स के लिए वो क्या होगी? GR बराबर A + B. अब यहाँ पर ये म्यू क्या है ये अभी हम देखते हैं। ऐसे ही जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए निकाली, हम यहाँ निकाल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स के लिए क्या है और प्रोडक्ट्स के लिए क्या है। तो प्रोडक्ट्स के लिए बनेगी GP
बराबर सी म्यू सी प्लस डी म्यू डी। अब यहाँ पर ये जो हम म्यू यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब होता है केमिकल पोटेंशियल। अब इस रिएक्शन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख रखा है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद कि जो पूरे रिएक्शन की होगी फ्री एनर्जी चेंज वो क्या होगा। अगर हम इस प्रोडक्ट वाली में से रिएक्टेंट वाली रिएक्शन को माइनस कर दें या इक्वेशन को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगी पूरी रिएक्शन की फ्री एनर्जी, जैसे कि डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल्स टू जी पी माइनस जी आर। इसकी हमने वैल्यूज़ लगाई हैं। फिर इक्विलिब्रियम पर जो फ्री एनर्जी चेंज होता है हमें पता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए जी रिएक्शन की जगह हमने लगाया 0 एंड सेम वैल्यूज़। उसके बाद हमने क्या करा कि हमें पता है ith स्पीसीज़ के लिए, यहाँ i से मतलब है जैसे हम n स्पीसीज़ लेते हैं ना कि नंबर ऑफ स्पीसीज़ होंगी, कुछ पर्टिकुलर डिजिट नहीं ली, केवल n मान लिया, ऐसे ही हमने यहाँ माना i। तो ith स्पीसीज़ के लिए जो म्यू आई यानी कि केमिकल पोटेंशियल है वो बराबर होता है म्यू आई नॉट प्लस आर टी लॉन पी आई। अब इसमें क्या है, पी आई क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और जो म्यू आई नॉट है वो है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल किसका, ith स्पीसीज़ का। उसके बाद सिंपली हमने इक्वेशन 4 में इस चीज़ को पुट किया तो हमें मिल गया सी म्यू नॉट सी प्लस आर टी लॉन पी सी डी म्यू नॉट डी प्लस आर टी लॉन पी डी माइनस ए म्यू नॉट ए प्लस आर टी लॉन पी ए प्लस बी म्यू नॉट बी प्लस आर टी लॉन पी बी, और वो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, वो हमने पीछे ही देखा था। अब सिंपली हमने क्या करा है, ये जो ब्रैकेट के बाहर सी डी ए और बी थे इनको इससे मल्टीप्लाई कर दी है ब्रैकेट के अंदर। तो हमारी रिएक्शन हुई सी म्यू नॉट सी, ऐसे ही सी की इससे करेंगे, फिर डी की इससे मल्टीप्लाई इससे, देन माइनस का ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हर टर्म कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस ए म्यू नॉट ए माइनस ए आर टी लॉन पी ए, इसी तरीके सब चीज़ माइनस और इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद हमें पता है कि लॉन के आगे अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है, मतलब कोई भी मैथमेटिकल डिजिट कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो वो लॉन के आगे जो टर्म है उसकी पावर में चढ़ जाता है। यानी कि अगर इसके आगे c है तो हम इसे लॉन पी सी की पावर में c भी लगा सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमने यही किया है कि जो भी आगे कांस्टेंट लगे हुए थे, मोल्स के लगे हुए थे, उसको हमने पावर में चढ़ा दिया है। जैसे ये हो गया आर टी लॉन पी सी की पावर c, आर टी लॉन पी डी की पावर d, आर टी लॉन पी ए की पावर a, आर टी लॉन पी वी की पावर p इक्वल्स टू 0। उसके बाद आर टी लॉन पी सी की पावर c प्लस आर टी लॉन, मतलब जो भी ये आर टी वाले टर्म्स थे उसे हमने एक साइड रखा, और जो भी ये केमिकल पोटेंशियल वाले थे यानी कि म्यू वाले टर्म्स थे उन्हें हमने एक साइड रख दिया है। उसके बाद क्या करा हमने, देखो आर टी लॉन हम कॉमन ले सकते हैं तो प्लस वाली चीज़ से भी ले लिया और माइनस वाली चीज़ से भी ले लिया। आर टी लॉन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, पी सी की पावर c, पी डी की पावर c। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ क्यों नहीं रहा। तो मैथ्स वालों को तो पता है, बायो वालों के लिए कि जब ये लॉन की चीज़ प्लस में होती है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, और अगर माइनस में होगी तो उसका मतलब होगा कि लॉन की वैल्यूज अगर माइनस में होती है तो उसका मतलब होता है डिवाइड। ओके, तो प्लस में थी तो ये हो गई मल्टीप्लाई। तो आर टी लॉन पी सी की पावर c, पी डी की पावर d माइनस आर टी लॉन पी ए की पावर a, पी वी की पावर b। अब यहाँ पर माइनस में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कॉमन हमने माइनस बाहर ले लिया है तो यहाँ प्लस हो गया था, इसलिए मल्टीप्लाई में ही रखा है। अब इधर वही चीज़ें चल रही हैं, सेम चीज़ें चल रही हैं, माइनस प्लस चल रहा है। उसके बाद हमने क्या करा, अब देखो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन मतलब होता है डिवाइड। तो क्या करा, आर टी लॉन कॉमन लिया और ये जो दो चीज़ लॉन में बची थी माइनस में उन्हें करा डिवाइड की फॉर्म में। अब इधर क्या चल रहा है, इधर आ गया माइनस डेल्टा जी नॉट पी और जी नॉट आर, और ये कहाँ से आया, हमने पीछे पढ़ा था जब रिएक्शन वो पढ़ा था, फ्री एनर्जी पढ़ी थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, तब ये चीज़ें पढ़ी थी कि डेल्टा जी पी की जगह ये था और जी आर की जगह ये था। अब ये सब वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नॉट लग रहा है इसलिए हमने जी पर भी नॉट लगाया है। उसके बाद आर टी लॉन, इसकी जगह हमने लिख दिया जी रिएक्शन। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा था कि डेल्टा जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
डेल्टा जी पी माइनस जी आर। उसके बाद डेल्टा जी रिएक्शन जो है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, वो क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है किसी रिएक्शन का, तो उसे हम सिंपली डेल्टा जी नॉट भी लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है, इसको हमने डेल्टा जी नॉट लिख दिया, केवल पूरा रिएक्शन का ना दिखा के केवल डेल्टा जी नॉट लिखा। इधर ये जो आर टी था उसे हम इधर ले गए डिवाइड में, देखो ये वाला आर टी आया यहाँ पे डिवाइड में, इसलिए हमने अपॉन में आर टी लिखा है। फिर जब हम लॉन की वैल्यू हटाते हैं या लॉन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, ये ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में जब हम लॉन को चेंज करते हैं तो जो भी डिजिट होती है, जो भी, अब यहाँ डिजिट नहीं है तो जो भी टर्म है उसे हम एक्सपोनेंशियल की पावर में पहुँचा देते हैं। ई की पावर हो गया माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। फिर जैसे कि हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट टेम्परेचर का फंक्शन है केवल, और आर जो है वो एक कांस्टेंट है, तो जो राइट हैंड वाली चीज़ थी, राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ था उसे हम के एक कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं। मान लो उस कांस्टेंट को हमने बोला के पी, तो क्या हो गया कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाली चीज़ थी राइट हैंड साइड पर यही थी, तो इसे हमने मान लिया के पी। तो हुआ क्या कि जो पीछे वाली रिएक्शन थी सिक्स्थ वाली, उसमें अगर हम ये चीज़ रख दें तो हो जाएगा ये वाला टर्म, यानी कि पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए एंड पी बी की पावर बी इक्वल्स टू के पी। अब हमें ये दिख रहा है के पी कौन सा टर्म है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में है, यानी कि दिस इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। लेकिन हमें तो कंसंट्रेशन के टर्म में निकालना है ना, पार्शियल प्रेशर में दिया हुआ है और कंसंट्रेशन में निकालना हो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सिमिलर ही होते हैं। बस यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर से डिनोट कर रहे हैं और कंसंट्रेशन में हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अगर हम देखें, इसे कन्वर्ट करें, के पी को के सी करके लिखें, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखें, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे कौन सा टर्म है, सी का, तो किसकी कंसंट्रेशन आई, सी की, और पावर कितनी है, सी, तो यहाँ पर भी सी। ऐसे ही डी वाले को लिखेंगे कंसंट्रेशन बना के, ए और बी को भी लिखेंगे कंसंट्रेशन बना के, और सबके ऊपर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा देंगे। अब यही है हमारी इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो हमने थर्मोडायनेमिकली डेरिवेशन किया लॉ ऑफ मास एक्शन का। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।